नमस्कार दर्शकों, ब्रांड एशियन न्यूज की खास पेशकश एक मुलाकात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं के.एस. चौहान जी। ये एक कुशल राजनीतिज्ञ तो है ही, साथ ही एक समाज सेवी भी हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कोरोना काल के बाद क्या प्रभाव आएगा बिजनेस में और समाज के अन्य लोग जो समाज की मदद करना चाहते हैं और आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उन्हें क्या करना चाहिए। देखिए, कोई भी विपदा जब आती है, कभी भी विपदा का एक नेचर होता है कि विपदा आती है तो उसके साथ बहुत सारे सॉल्यूशंस लेके आती है। जैसे आविष्कार की जननी होती है, जो विपदा होती है वो आविष्कार की जननी होती है। जैसे हमारे अंग्रेज आए थे, 200 साल तक उन्होंने हमारे हिंदुस्तान पे राज किया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने हमें कुछ दे के नहीं गए। भारत उस समय 200 वर्ष पिछड़ा था ब्रिटिशर से। 200 वर्ष हम शिक्षा जो है वो 200 वर्ष पहले आ चुकी है ब्रिटिशर्स में। तो टेक्नोलॉजी वो लेके आए, टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा भारत को अग्रणी किया, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी भी लाई। तो वैसे ही कोरोना जो आई है, विपदा आई है, तो उसमें भी हम टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा रूबरू हुए। पहले वर्चुअल मीटिंग्स नहीं होती थी, अभी वर्चुअल रैलीज भी होती हैं और हम इतना ज्यादा कनेक्ट हो गए हैं टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी को हम यूज करने लग गए हैं अपनी रोजमर्रा की जीवन में और अपने धंधे में, अपने बिजनेस में। आगे आगे चल के जो बिजनेस में ज्यादा टेक्नोलॉजी में यूज करेगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि समय के अनुसार हम अगर नहीं चलेंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। अगर आप अब टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हैं और अपने समय के अनुसार नहीं बदलेंगे तो बिजनेस आपको हटा देगा, आपको कहीं नौकरी करनी पड़ेगी, किसी के ऊपर और आश्रित होना पड़ेगा। तो ये टेक्नोलॉजी को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है और जो इस टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, और कोरोना ने हमें पीछे नहीं ढकेला, हमें और ज्यादा आगे ला दिया है। जो 5 साल के बाद चीजें होने वाली थी वो आज से ही हम एडॉप्ट करने लग गए हैं। बस बशर्त ये है कि हम उसे एडॉप्ट करें और उसी को सुचारू रूप से चलाएं। मध्यम वर्गीय परिवार आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाएगा, आप क्या मानते हैं? कोरोना काल के बाद जो स्थिति निर्मित हुई उसमें एक मध्यम वर्गीय परिवार कैसा करें? देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार हो या कोई आम परिवार हो, गरीब परिवार हो, तो उसके होती है 2 चीजें ये कि एक तो वो अपने संसाधनों को बहुत अच्छी तरीके से यूज करे, क्योंकि शक्ति का होना मायने नहीं रखता, शक्ति का इस्तेमाल करना मायने रखता है। इसीलिए इंसान अपनी आय को बढ़ा सकता है और आय को बहुत ज्यादा ऊपर कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो रोजमर्रा के जो खर्चे हैं, रोजमर्रा के खर्चे मतलब जो फिक्स्ड खर्चे हैं, उसको कम करना चाहिए। अगर हम कर्जा लेते हैं तो वो प्रोडक्टिवली कर्जा होना चाहिए, उससे कुछ आय होनी चाहिए, तब हम कर्जा लें। लेकिन अगर कर्जा लेके हम किसी अपने यूज में खर्चा कर देते हैं, जैसे हम गाड़ी ले आते हैं जिसका कोई यूज नहीं है, हम घोड़ा ले आए मान लीजिए कर्जा लेके, तो वो तो वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। लेकिन अगर आप कर्जा लेके भैंस लेके आते हैं, गाय लेके आते हैं, तो उससे दूध निकाल सकते हैं, उससे प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो वो कर्जा लेना आपका ठीक है, लेकिन कर्जे में घोड़ा लेके आना ठीक नहीं है। तो कर्जे से बचना चाहिए और अपने संसाधनों को यूज करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपका घर किसी रोड में है या रोड में नहीं है, तो या एक ऐसी कोई गली में है जहां पर दुकान खोली जा सकती है, तो एक दुकान का एक हिस्सा आप घर का एक यूज कर सकते हैं, उसमें दुकान चला सकते हैं या उसको किराए पे दे सकते हैं, या खुद चलाना बहुत ज्यादा बेहतर होता है। तो जैसे, और मान लीजिए कि जैसे बाहर के देश में 10वीं और 11वीं के बच्चे अपना थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करने के लिए वो लोग रहते हैं, तैयार रहते हैं। जैसे 20 घंटे मान लो काम कर लिया आपने पूरे महीने भर, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ऐसा काम करे जिससे उनकी शिक्षा पे, जिससे उनकी मानसिक और शारीरिक स्तर पे बोझ ना आए। अगर इस टाइप से कोई काम किया जाता है, या हम घर का भी काम दे सकते हैं उनको, बच्चों को, कि आप घर का ही काम करिए, तो घर का जब काम करते हैं तो बड़े लोगों के वो स्ट्रेस कम होता है और वो अपनी जो क्षमताएं हैं वो और पैसा कमाने पे लगा सकते हैं। और रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी जानी चाहिए, घर के पूरे परिवार को अपना अपना काम करना चाहिए और कर्जे से दूर रहना चाहिए। यही अपने संसाधनों का उपयोग होता है। आप समाज सेवा से लगातार से जुड़े हुए हैं और समाज सेवा लगातार कर भी रहे हैं, तो वर्तमान में समाज की सेवा करने की क्या इफेक्टिव तरीका मानते हैं कि आप समाज में लगातार सेवाएं देकर उनकी मदद करते हैं? समाज में या सोशल एक्टिविटीज में इफेक्टिव तरीका, इसका जो बेस होता है वो एक ही है, जो कालांतर से हमारे ऋषि मुनि करते आए हैं। गुरु नानक देव जी ने किया है, साईं बाबा ने किया है, और जीसस ने किया है, राम ने किया है, कृष्ण ने किया है, हमारे महर्षियों ने किया है। एक ही काम किया है, लोगों को जागरूक करना, लोगों को अपने अधिकार बताना और उनकी जो जवाबदारी है वो बताना, और सही क्या है उस कालांतर में, उस समय, उस जगह, उन परिस्थितियों के हिसाब से सही क्या चीज होती है वो उनको बताना। जागरूक करना ही लोगों को समाज सेवा का सबसे बड़ा बेस है। और आजकल तो जागरूक करने के बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके हैं। आज आप अपनी और हर आदमी के पास कुछ ना कुछ देने के लिए जरूर होता है, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए जरूर होता है। एक रिक्शे वाला भी आपको सिखा देगा कि रिक्शा कैसे चलाना है जिससे एक्सीडेंट ना हो। उसकी एक यूनिक क्वालिटी है, और हर एक आदमी की अपनी अपनी यूनिक क्वालिटी होती है, जिससे जो अपनी क्वालिटी को दूसरों तक पहुंचाए। और दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम आज हम सबके हाथ में मोबाइल है, तो वो हम अपने सोशल मीडिया के द्वारा अपनी अपनी राय, अपने अपने नॉलेज लोगों को तक पहुंचाएं और उनको जागरूक करें। जैसे ही लोग जागरूक होंगे वैसे ही यही एक मेन सोशल एक्टिविटीज का सबसे मेन चीज है। आप समाज सेवी के अलावा एक कुशल राजनीतिज्ञ भी हैं। आप चाहें तो चंद सवाल राजनीति से जुड़े। जी बिल्कुल। राजनीति से जुड़े सवालों में मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिले में भाजपा के 13 संगठन के मंडल में कार्यकर्ता जो हैं वो एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। इन्हें एकजुट करने का या इनके एकजुट नहीं होने का कोई बाहरी हाथ बताया जा रहा है या किसी का संरक्षण बताया जा रहा है, क्या मानते हैं? देखिए 13 मंडल हैं और मंडल का अपना अपना कार्य क्षेत्र होता है और अपना अपना कार्य होता है। जो मंडल दिए जाते हैं, मंडलों को कार्य दिए जाते हैं, वो अपने ही क्षेत्र में वो लोग कार्य करते हैं, दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे को एक मंडल का दूसरे मंडल से कंपटीशन चल रहा है, और कंपटीशन होना भी चाहिए। एक पॉजिटिव कंपटीशन होना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। अभी जैसे आईपीएल चलता है, तो उसमें पंजाब 11 अलग खेलता है, राजस्थान रॉयल अलग खेलता है, दूसरी टीम अलग खेलती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडिया को सपोर्ट नहीं करते। 13 के 13 मंडल भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं वो, और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करते हैं। ये बात अलग है कि हर एक मंडल का, हर एक क्षेत्र का अपना अपना दायरा है और उस दायरे के अनुसार वो काम करते हैं। गुटबाजी की अगर बात की जाए तो अक्सर देखा जाता है कि विजय बघेल और सरोज पांडे का खेमा आमने सामने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये हो सकता है कि जो दूसरे दल हैं उनका कुछ शगुफ्ता हो या कुछ उनकी तरफ से ये बातें कही जा रही हो, वरना ये एक राजनीति का हिस्सा भी है। ये एक गुटबाजी हो या जो भी हो, और ये होनी भी चाहिए। आपस में कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। जैसे हर परिवार में भाई बहन के झगड़े होते हैं, लेकिन जब बाहर की आंच आती है तो भाई बहन सब एक खड़े हुए, पूरा परिवार एक खड़ा हुआ दिखता है।
भारतीय जनता पार्टी इसमें एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही नहीं, 1000 से अधिक उसके पूरे देश में विधायक, 400 के आसपास सांसद हैं राज्यसभा और लोकसभा मिला के, और 20 प्रदेशों में उनकी सरकार है। ऐसे ही नहीं हो गया, ऐसे ही नहीं हो गया। इसके दो मुख्य कारण हैं। दो मुख्य कारण ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़ी हुई है, एक कैडर बेस्ड पार्टी है। बाकी पार्टी विचारधारा से नहीं जुड़ी। विचारधारा, ये मूलतः विचारधारा से जुड़ी हुई है। और वो जो दूसरी पार्टियां हैं, जो दूसरे दल हैं, वो हो सकता है कि किसी इंसान के साथ जुड़े हों, किसी दल के साथ जुड़े हों, किसी परिवार के साथ जुड़े हों, लेकिन विचारधारा के साथ जो जुड़ा रहता है वो उसके साथ समर्थक बहुत ज्यादा हो जाते हैं। राम मंदिर में अगर आप गए हैं तो हो सकता है कि जो श्रद्धालु हैं वो उनकी आपस में नहीं बनती हो, लेकिन वो राम के भक्त हैं और राम की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इसे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी एक तो विचारधारा से जुड़ी हुई है, दूसरा उनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर माँ बाप अच्छे होते हैं तो भाई बहन जितना मर्जी लड़ें झगड़ें, लेकिन उसके बाद उनको ये संस्कार दिए जाते हैं कि जब बाहर की आंच आती है तो हमें एकजुट होकर खड़े होना है। भारतीय जनता पार्टी जैसी भी है, जो भी स्थिति में होती है, जब समय आता है तो पूरा एकजुट होके वो मुकाबला करती है और चुनाव जीतती है और सक्सेस होती है। यही इसकी सक्सेस का राज है। राजनीति से जुड़ा एक और सवाल आपसे करना चाहती हूं कि दुर्ग जिला पंचायत में पूर्व अध्यक्ष माया बेलचंदन ने वर्तमान कार्यकारिणी सदस्य और अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और उनका कार्यकाल भी दुर्ग के ग्रामों में चर्चित रहा है। खुद कमीशन में लिप्त रहने वाले लोग भ्रष्टाचार की बात करेंगे। देखिए, जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए तब तक आप किसी को अपराधी नहीं घोषित कर सकते। अगर ऐसा कुछ हुआ है, देखिए जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। जो आप मतलब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन अपराधी सिद्ध होना एक अलग बात होती है। जब तक हम अपराधी सिद्ध नहीं होते हैं तब तक ऐसा नहीं बोला जा सकता कि वो आरोप हमारे ऊपर सही था। ऐसा है तो शासन है, प्रशासन है और कोर्ट है, न्यायालय है, वहां पर करिए और आरोप सिद्ध करके दिखाइए। वर्तमान में आप सेवा समाज की कर रहे हैं और एक दायित्व निभाते हुए आपने एक जनहित से जुड़े मुद्दे को भी उठाया था और एक मांग थाना जाकर रखी थी कि क्राइम को लेकर के, तो थाना जाकर आपने ज्ञापन भी सौंपा और मांग रखी किसी हद तक अपराधों पर नकेल कसा जाए। सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए क्या अपराध को रोकने के लिए ये सफल होगा आपका ये अभियान जो आपने शुरू किया है? जी निश्चित रूप से, क्योंकि क्राइम को रोका नहीं जा सकता, क्राइम को उजागर किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक बच्ची है और वो कॉलेज जाती है, एक लड़का उससे छेड़छाड़ करता है और वो घर में आके नहीं बताती है, तो कल को उस लड़के की एक्टिविटीज या गतिविधियां बढ़ेंगी कि घटेंगी? बढ़ेंगी। अगर मान लीजिए कि वो लड़की अपने घर में जाके बता देती है कि अमुक अमुक ऐसी ऐसी घटनाएं होती है मेरे साथ, उस लड़के को पता चल जाता है, तो वो लड़का अपने आप स्वतः ही अपनी गतिविधियां कम कर देगा, अपराध करना कम कर देगा। इसका मतलब ये है कि उसका अपराध उजागर हो गया है। अपराध का एक ही पोषक तत्व होता है, उसको छुपाना। जितना अपराध को छुपाया जाएगा उतना ही वो बढ़ता है और जितना उसको उजागर किया जाता है उतना ही वो घटता है। ये भी उसका एक हिस्सा है कि हम अगर ज्ञापन देने गए हैं, हम उसके प्रति आवाज उठा रहे हैं, असामाजिक तत्व लोग उस पे बहुत ज्यादा डर जाते हैं जब अधिकारी नहीं, जब जनता उनका विरोध करती है। अगर जनता विरोध करना लग जाती है तो असामाजिक तत्व, आपराधिक जगत के जो लोग हैं वो उस क्षेत्र को छोड़ के भाग जाते हैं। और ये जागरूकता दिखाती है, एक ज्ञापन दिखाता है कि हम जागरूक हैं। और इससे क्या होता है कि दूसरों को उदाहरण मिलता है, कल को हम रहें उस जगह ना रहें। लेकिन ये जब आता है कि हम इन सब चीजों के लिए
हम जागरूक हैं, और तो दूसरे लोग भी जाके पुलिस स्टेशन में बोल सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं, धरना दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। इससे प्रशासन भी सतर्क हो जाता है। अभी इससे देखिए प्रशासन सतर्क हो गया, और पहले सतर्क होगा, लेकिन जब जनता को जागरूक देखता है तो प्रशासन बहुत सतर्क हो जाता है, उसको जवाब देना पड़ता है। हर जनप्रतिनिधि को जवाब देना पड़ेगा, हर अधिकारी को जवाब देना पड़ेगा अगर जनता ने क्वेश्चन पूछ लिया तो, क्योंकि जनता के लिए है वो, उनसे जनता नहीं है। अभी अभी आपने अपराधों की जब बातें चली तो आपने कहा कि सामाजिक अपराधों को रोकने जागरूक होना पड़ेगा, और किसी हद तक उसको रोकने के लिए सर्व समाज को आप एक ग्रैंड एशियन न्यूज के माध्यम से संदेश देते। देखिए, अपराधों की जननी जो होती है वो अज्ञानता होती है। अज्ञान ही अपराध को जन्म देता है, और जैसे ही हम ज्ञानवान हो जाते हैं, हम पढ़े लिखे हो जाते हैं, हम साक्षर हो जाते हैं, वैसे ही ये अपराध अब स्वतः ही कम होने लग जाते हैं। क्योंकि हम जब काबिल बनते हैं तब हम खुद कमाने लग जाते हैं, और कोई भी इंसान किसी का भी 1 रुपए लेना नहीं चाहता, कोई भी इंसान कोई किसी से छीनना नहीं चाहता। वो तो तब छीनता है जब वो खुद काबिल नहीं है, जब वो खुद अपने आप को एक अच्छा बना नहीं सकता है, जो चाहिए वो ले नहीं सकता है। काबिल कब बनेगा? काबिल होने का एक ही रास्ता है, वो है शिक्षा। और उसमें महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए शिक्षा जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज 48% हमारी रेशियो है, 48% हमारी महिलाएं हैं हमारे भारत में, और उनका शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2011 में हमारी बच्चियों की जो औसतन जो शिक्षा थी वो थी 1.25 साल, सिर्फ 1.25 साल ही पढ़ती थी औसतन। बच्चियों को बहुत ज्यादा शिक्षा देना जरूरी है, ताकि वो अपना परिवार अच्छे से, अपने बच्चों को शिक्षित कर पाए। जब बच्चे शिक्षित होंगे तो समाज शिक्षित होगा, जब समाज शिक्षित होगा तो देश शिक्षित होगा, देश शिक्षित होगा तो पूरा विश्व शिक्षित होगा, और वो अपराध स्वतः ही कम होना चालू हो जाए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे स्टूडियो में आप आए, सामाजिक और धार्मिक साथ ही राजनीतिक मुद्दों से जुड़े सवालों के जवाब आपने बड़ी ही बेबाकी से दिए। थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ समाज सेवी कुशल राजनीतिज्ञ केएस चौहान जी। आज हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात में उन्होंने तशरीफ लाए और कई सारे सवालों के जवाब बड़ी ही बेबाकी से दिए। नमस्कार।